वेलकम टू नॉलेज एबीसी एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेस आज हम देखेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेस का इंडोजेनिक प्रोसेस हो गया, अब एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस मतलब कि अर्थ के बाहर से जो एनर्जी आ रही है, वो तो अर्थ के बाहर से एनर्जी कहाँ से आती है? इनडायरेक्टली सन की ही एनर्जी आती है। सन की एनर्जी आई कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में आ गई तो उसके कारण एनर्जी हीटेड हुआ, तो सरफेस ऑफ द अर्थ हीटेड हुआ, उसके कारण बारिश होगी। कहीं बारिश हुई तो फ्लो जो वाटर का होगा तो उसके कारण अर्थ का डेनुडेशन होगा। तो वो इनडायरेक्टली एनर्जी जो है वो सन से ही आती है इसमें। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्ट करता है स्लोपिंग पोर्शन पे। कहीं पे पहाड़ पे से जो है पत्थर गिरा, कुछ भी हुआ तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्ट करता है। इसमें स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है, पुशिंग और पुलिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस को कहते हैं। ये इंड्यूस करता है डिफॉर्मेशन को। उसका इसमें केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। इसमें केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे लूजनिंग हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं कहीं। और केमिकल प्रोसेस का कहीं सीमेंटिंग प्रोसेस भी होता है, कहीं कहीं कोई दो, जैसे सेडिमेंटेशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। वो धीरे धीरे आके रॉक्स जमने भी जाते हैं एक जगह पे। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ये टू इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर, जो कि इस पूरे एक्सोजेनिक प्रोसेस को इफेक्ट करता है। डेनुडेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिकल, जितना भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है जो अर्थ के बाहर सन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसमें, वो जनरल टर्म डेनुडेशन में आता है। डेनुडेशन का मतलब ही होता है टू स्ट्रिप ऑफ। डेनुड सबसे बना हुआ है, स्ट्रिप ऑफ मतलब अनकवर। जैसे कि कोई बड़े से पहाड़ है, उसके ऊपर का धीरे धीरे उसके ऊपर से इरोजन के द्वारा धीरे धीरे कमते जाता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह समाप्त। जैसे कि अरावली रेंज, उसका डेनुडेशन बहुत ही लंबे समय से होते आ रहा है। तो डेनुडेशनल प्रोसेस कौन कौन से हैं इसमें? तो वेदरिंग है, मास मूवमेंट और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों आ जाते हैं डेनुडेशन प्रोसेस में। तो वेदरिंग है तो इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, केमिकल फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, ये सब ड्राइविंग फोर्स है वेदरिंग की। उसका मास मूवमेंट है। मास मूवमेंट मतलब कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, कोई भी बहुत ही विशाल पहाड़ का ही पूरा गिर जाना होता है, तो वो सब मेनली इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसका इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, इसमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे? कहीं पे अगर रिवर फ्लो हो रही है तो उसमें जो स्पीड है, रिवर की जो स्पीड है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। वो धीरे धीरे स्पीड से उसको काटते रहेगी किनारों को या फिर पहाड़ों को, तो वो काइनेटिक एनर्जी। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन काइनेटिक एनर्जी है इसमें ड्राइविंग फोर्स। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेनुडेशन, कौन कौन से एक्सोजेनिक प्रोसेस को फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सबसे पहला इसमें है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन। अब पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन है। अब इक्वेटर रीजन की बात कर लें तो वहाँ अलग है, इंडियन के आसपास का बात कर लें तो और है, अलग है, यूरोपियन क्लाइमेट की बात कर लें कुछ और है। तो जैसा जैसा क्लाइमेट होगा तो उस हिसाब से सनलाइट भी आगे पीछे होगी, वहाँ पे सनलाइट की एनर्जी भी कम ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से वो फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर जाता है डेनुडेशन प्रोसेस को। थर्मल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाई लैटिट्यूड, सीजन एंड लैंड। अब थर्मल ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं कि कितने समय तक सन की हीट एक पार्टिकुलर रीजन पे पड़ती है। अब अगर हम बात कर लें फार नॉर्थ की या फार साउथ पे, तो वहाँ पे सन की हीट जो है एक पार्टिकुलर समय के लिए 3-4 महीने के लिए तो कम से कम नहीं पड़ती है, और बाकी पूरे सीजन में वहाँ पे सन डूबता ही नहीं है, तो 6 महीना रात 6 महीना दिन हो जाती है फार नॉर्थ या फार साउथ में, तो वहाँ पे ज़्यादा कम हो गया। फिर अगर इक्वेटर की बात कर लें तो एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। पार्टिकुलर एरिया का सीजन कैसा है, लैंड कैसा है, इस हिसाब से वहाँ का इरोजन पे और डेनुडेशन प्रोसेस पे कितना पत्थरों पे क्या असर पड़ेगी, अर्थ के सरफेस पे क्या असर पड़ेगी, ये सब चीज़ डिपेंड करता है वहाँ पर। डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन अगला फैक्टर है। तो किस रॉक्स की डेंसिटी कैसी है? अगर सॉफ्ट रॉक हो गई तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, डेनुडेट हो जाएगा, स्ट्रिप ऑफ हो जाएगा। अगर कोई हार्ड रॉक है तो वो उसका इरोजन बहुत स्लो होगा। उसके बाद वेजिटेशन कैसा है? अगर वेजिटेशन का कवर बहुत ज़्यादा है तो वेजिटेशन के साथ साथ वो अपना जो पेड़ों के जड़ होते हैं उसके द्वारा वो रॉक को तोड़ते चलेंगे, तो वहाँ पे फास्ट होगा।
यहाँ पे वेजिटेशन नहीं के बराबर है तो वहाँ पे कम होगा। प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर एक्सर्टेंट, अब प्रेसिपिटेशन वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, टेम्परेचर कैसी है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई और लो है, बहुत अगर दिन और रात का टेम्परेचर, अगर रेगिस्तान एरिया की बात कर ले, राजस्थान और ये सब एरिया में, तो डे नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रेसिपिटेशन की अगर किस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे इरोजन बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी इरोजन होगा। मेघालय की बात कर लें तो वहाँ पे मेघालय में बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है तो इरोजन भी बहुत हाई होता है। अल्टीट्यूड डिफरेंट, हाइट का भी डिफरेंस डिपेंड करेगा। अब जो जितने ज़्यादा हाइट पे है उस हिसाब से उसका इरोजन होगा। अगर बहुत हाइट पे है तो अगर उसका डेनुडेशन होता है तो बहुत ग्रेविटी की मदद से वो जो भी स्टोन है बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे, वहाँ पे डिपोजिशन ना के बराबर होगा, खाली डेनुडेशन ही होगा। उसका अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग स्लोप एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट फेसिंग। अगर ईस्ट वेस्ट फेसिंग कोई पहाड़ है और कोई पहाड़ नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग है तो नॉर्थ साउथ फेसिंग वाले पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और ईस्ट वेस्ट है तो उसमें स्लैंट पड़ेगी, तो उस पर वेजिटेशन भी कम होगा, उस हिसाब से डेनुडेशन कम होगा, या फिर डायरेक्ट सनलाइट के कारण जो इफेक्ट पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं डेनुडेशन प्रोसेस को, मतलब एक्सोजेनिक प्रोसेस को, वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया, ये सब चीज़ को। विंड वेलोसिटी और डायरेक्शन, अगर विंड वेलोसिटी और डायरेक्शन कैसा है पार्टिकुलर एरिया का, अगर बहुत हाई विंड वेलोसिटी वहाँ पे बहती है तो वहाँ पे फास्ट होगा, कहीं पे कम बहती है तो वहाँ पे कम होगा। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी डिपेंड करेगा कि डेली डिफरेंस कितना पड़ रहा है। अगर किसी पार्टिकुलर डे और नाइट का डिफरेंस 30-40 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस हो जा रहा है तो वहाँ पे जो रॉक पे स्ट्रेच पड़ेगा, मतलब कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब रॉक का होगा तो वहाँ पे टूटने का चांस बहुत बढ़ जाता है, बहुत जल्दी टूट जाएंगे रॉक। फ्रीजिंग एंड थॉइंग फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे एरिया होते हैं जैसे कि जो साइबेरियन इलाका है वो फ्रीजिंग हो जाता है, जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे फ्रीजिंग हो जाता है। तो फ्रीजिंग हो जाने के कारण जो रॉक्स के जो दरार्स होते हैं उसमें आइस, अगर वाटर फंस गया तो वो आइस में कन्वर्ट होंगे तो वो एक्सपेंड करेंगे तो उसका टूट जाएगा, ये सब चीज़ हो जाता है। डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन, कितने हाइट तक उसमें वहाँ पे फ्रॉस्ट गिरता है, बर्फ गिरता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगला देख लेते हैं टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, के भी स्ट्रक्चर और टाइप पे डिपेंड करेगा कि हार्डनेस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी टेस्ट टाइप का है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है वो उसकी हार्डनेस कैसी है, केमिकली कितनी एक्टिव है। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा उसमें रॉक में कंस्टिट्यूएंट है जो वाटर सोल्यूबल है तो वो बहुत जल्दी डेनोडेट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा और बहुत जल्दी वो गल जाएगा वहाँ पे। पार्टिकुलर रॉक में बी रेसिस्टेंट टू वन प्रोसेस एंड नॉन रेसिस्टेंट टू अनदर प्रोसेस, ये भी हो सकता है। पार्टिकुलर मान लेते हैं किसी एक पार्टिकुलर इफेक्ट से वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, जैसे कि वाटर के कारण वो बहुत जल्दी इरोड हो जाता है लेकिन विंड के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर उस एरिया में बारिश बहुत होती है तो बहुत जल्दी डेनोडेट हो जाएगा। अगर सेम चीज़ अगर वैसे रॉक वैसे जगह पे है जहाँ पे बारिश नहीं होती तो वहाँ पे उसका डेनोडेशन नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर स्मॉल एंड स्लो इन शॉर्ट टाइम, बट द इफेक्ट ऑफ रॉक इफेक्ट शोन इन द लॉन्गर पीरियड। जो भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होगा इसका जो इफेक्ट हो रहा है ये तो बहुत धीरे धीरे होता है, तो इसमें अगर शॉर्ट टाइम पे अगर इंटरवल देखेंगे तो हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम पे देखेंगे तो धीरे धीरे बहुत लार्ज इफेक्ट पड़ जाता है इसका। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जैसे आप जानते हैं कि 3 टाइप का होता है, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन एंड डिपोजिशन। अब एक एक टॉपिक को अलग अलग करके डिटेल में देखेंगे। वेदरिंग को सबसे पहले, फिर मास मूवमेंट को देखेंगे, फिर इरोजन डिपोजिशन को एक साथ देखेंगे। थैंक यू।